दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर एक निबंध है और उसको किस प्रकार से लिखें, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, जिसमें मैंने इसके कई आयाम बताए हैं। आप इन पूरी 10 आयामों के आधार पर इस पूरी निबंध श्रृंखला को आसानी से लिख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर आपको सिखाना कि निबंध की हम फ्रेमिंग कैसे करें, किस प्रकार से हम निबंध को आगे बढ़ाएं, उसका जो है मेन बॉडी क्या होनी चाहिए, निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, सुझाव कैसे होने चाहिए और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब ये मैं 2 बार ये निबंध करा चुका हूं। आप इस निबंध को फिर से सर्च कर सकते हैं। 2017 में और 2019 में मैंने ये निबंध कराया था, लेकिन फिर से ये निबंध प्रासंगिक हो रहा है। आपको पता है जलवायु परिवर्तन पर COP27 जो है शर्म एल शेख में हुआ, और साथ ही दोस्तों जलवायु परिवर्तन पे जो रिपोर्ट आई है, जो जलवायु कार्यशीलता रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 2 अंकों के साथ जो है 8वें स्थान पर है। G20 का पहला ऐसा देश है जो जलवायु कार्यशीलता में बहुत आगे है, यानी कि टॉप 10 में एकमात्र देश है। और वहीं अन्य देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 पर तो कोई देश ही नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे जहां तक लग रहा है कि ये निबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस निबंध को हम 10 भागों में बांट कर देखेंगे। ये कंटेंट को आप थोड़ा सा समझेंगे कि किस प्रकार से किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। और लिखने के लिए आप इसको पहले क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। मैं लगातार बोलता रहता हूं दोस्तों कि फ्रेमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो फ्रेमिंग के बिना ऐसे जो है आप कभी भी ना लिखें। आपके जो है जो भी नंबर आएंगे उसमें 10 नंबर का अंतर आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 3 निबंध में 10 नंबर का अंतर, यानी कि आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो फ्रेमिंग जरूर देखें। अगर आप डिमांड करेंगे तो इस पर लगभग 20 से 25 निबंधों की फ्रेमिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इनके आधार पर बहुत सारी जानकारी है आपके पास। जो लोग भी प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं या प्रारंभिक परीक्षा में कुछ नंबर से उनका रुक रहा है, उनको फ्रेमिंग करने की बहुत जरूरत है और अपने तथ्यों को समेटने की जरूरत है। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर हम पहला टॉपिक देखेंगे, प्रस्तावना यानी कि इंट्रो जो होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? प्रस्तावना है। अब इसके माध्यम से आप दर्शाते हैं कि आप कितने सेंसिटिव हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, या आपके निबंध शैली में कितना दम है। अगर इस पार्ट को आप नहीं शो करते हैं, यानी कि इस पार्ट को अगर आप अच्छे से नहीं शो करते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है आपका निबंध लेखन में, मतलब पढ़ने में जो एग्जामिनर होता है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कि हम इसे पढ़ें या ना पढ़ें या ऊपर से ही निकल लें। ठीक है ना? तो अब देखिए यूपीएससी में ये आपको पूछेगा कितना? 1200 शब्दों में। हमारे यहाँ यूपीपीएससी और जो आपके आरओ के एग्जाम है वहां पर आपके 700 और 600 शब्दों में पूछता है। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए इतना इसको ऑर्गेनाइज करके दे दूंगा कि आप किसी भी परीक्षा में इसको लिख रहे हैं उसमें आपको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। शब्दों को लेकर के आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्द सीमा जो है आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। जितने ज्यादा डायमेंशन है, अगर इसका 50% भी आप एग्जाम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यू विल बी अ विनर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसकी प्रस्तावना हमें करनी हो तो प्रस्तावना किस प्रकार से लिखेंगे, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पैरा, पहला पैरा आप जो है 100 शब्द मैक्सिमम ले सकते हैं प्रस्तावना को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर कहानी आपके पास है, बढ़िया कहानी बना सकते हैं, तो कहानी जरूर बनाइए और उसको रिप्रेजेंट करिए कहानी। और जो लोग भी लगभग 60 से 70 लोग जो एडमिशन लिए हैं ऐसे राइटिंग की क्लास में, वो आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है। प्लेलिस्ट के आधार पर देखिए और आपको हफ्ते में 1-2 नए जो भी अपडेट आते हैं, जैसे अगला निबंध हमारा 2-3 दिन के अंदर ही आपको चंद्रयान 3 पर आ जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन पर नया अपडेट आ गया है, आप इसमें देख लेंगे। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन देनी होती है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को बताने से पहले हमें थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज क्लाइमेट, जलवायु क्या होती है। तो जलवायु दीर्घकालीन एक परिस्थिति होती है, मौसमी गतिविधियों की दीर्घकालीन परिस्थिति, जिसमें 30 से 50 वर्ष का समय हो, उसको हम जलवायु कहते हैं। अब उसमें थोड़ा भी परिवर्तन आता है पिछले 100 साल के कंपेयर में, 1 डिग्री टेम्परेचर भी बदल जाता है, तो वह देखने में बड़ा कम लगता है, लेकिन it will be a very impactful on our climate conditions। वो 1 डिग्री तापमान का बढ़ना बहुत बुरा हो जाता है। किस कारण? अब उस कारणों को भी हम देखेंगे कि भाई इसके कारण क्या है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, कारणों पर हम डिटेल बातचीत करेंगे।
कुछ नेचुरल रीजन है। आपको पता है कि पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है, संवहनीय गति कर रही है, यानी कि प्लेटें हैं हमारी, 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें आपस में मूवमेंट कर रही हैं। पेंजिया पैंथालासा की कहानी आपको पूरा पता ही है, अभी भी ये मूवमेंट चल रहा है। कुछ मिलीमीटर आप देख रहे हैं, अभी हिमालय भी बढ़ रहा है प्रतिवर्ष। तो आप जो है ये ध्यान रखेंगे कि हमारी प्लेटें जो है चल रही हैं, भूकंप जो ज्वालामुखी आते हैं उनसे गैसें निकलती हैं, उसके आधार पर क्लाइमेट चेंज हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ये इंपैक्ट है। और भी है, जलधाराएं हैं, अन्य चीजें हैं जो आप उसको डिफाइन करती है। ये तो नेचुरल इंपैक्ट है, लेकिन वहीं पर ह्यूमन मैन मेड भी इंपैक्ट देखे गए हैं, उनके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे कि कैसे हमारा जो है ओजोन क्षरण हो रहा है, किस प्रकार से हमारा जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने में किन किन लोगों का ज्यादा हाथ है। ये है जलवायु परिवर्तन जो है वो वैश्विक परिदृश्य हम देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही एस्पेक्ट में हमें इस निबंध को समझाना होगा। इंटरनेशनली कितना है, कौन कौन से द्वीप डूबने की कगार पर हैं, अगर ये आता है तो विश्व पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व के जो भी जनसंख्या, जो हमारी अगर भारत की बात करें तो भारत में कितने शहर हैं, जो कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं, तो 9 राज्य हैं। 9 राज्यों के 60 किलोमीटर, अगर समुद्र से 60 किलोमीटर तक कोई अगर निवास कर रहा है तो वो आप ध्यान रखेंगे कि उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसको भागना पड़ेगा छोड़ करके। बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं जो डूब सकते हैं पूरी तरीके से। माना जा रहा है कि अगले 2100 यानी कि 21वीं शताब्दी के अंत तक कितना कितना आप समझ नहीं सकते हैं कि 68 सेंटीमीटर जो है जल स्तर बढ़ सकता है। तो इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। वैश्विक परिदृश्य क्या है, भारत के समकक्ष में क्या है, भारत के संदर्भ में क्या क्या इस पे इंपैक्ट होंगे, क्या क्लाइमेट चेंज का अपने डाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट होगा, आपके जो है अन्य जैसे कि फूड पैटर्न पर होगा, हेल्थ इफेक्ट होंगे, और भी बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे, उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इंपैक्ट क्या होंगे, कहां कहां प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर हम लोग डिटेल, जैसा कि मैंने देखा कि भारत और विश्व दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक है ना। साथ ही दोस्तों इस पे 3 बिंदु और हैं, इन बिंदुओं को हम देख लेते हैं। इन बिंदुओं में जैसे है कि जलवायु परिवर्तन से बचने हेतु प्रयास, तो देखिए आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ हमने किए थे, कुछ समझौते किए थे। उसके बाद हमारा कॉप का एक आया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आई, जिसमें पेरिस कन्वेंशन जो कि काफी महत्वपूर्ण है, 2015 में एक सम्मेलन हुआ पेरिस में, जिसमें जो है इंटेंडेड यानी कि हम जो है स्वैच्छिक अपना कुछ एक निर्धारित कर सकते हैं कि हम 30% अपना पोल्यूशन कम करेंगे 2005 के स्तर तक, या 1.5 डिग्री सेल्सियस हम तापमान को कम करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उसमें काफी विवाद हुआ। अमेरिका और रूस जो बड़े विकासशील देश थे, उन्होंने विकसित देश थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। $100 अरब का एक कॉर्पस बनाया गया, उस पर बहुत विवाद हुआ। हालांकि COP26 ग्लासगो कन्वेंशन में आप देखते हैं कि उसमें काफी इंपैक्ट देखा गया। भारत की तरफ से एक पंचामित्र रणनीति भी बनाई गई, जो कि 2070 तक 0 कार्बन एमिशन करने का एक टारगेट भी रखा गया। वही दोस्तों COP27 में भी कुछ इंपैक्ट आए और उनके बारे में बात की गई, उन पर भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। तो ये आपके अब तक क्या किया गया है, आगे क्या करना चाहिए। आगे वही है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाएं, जो भी इंपैक्ट डाल रहे हैं, खास करके जो कार्बन एमिशन जैसे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएं, और भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या है कि अवेयरनेस जो लोगों को होती है वह उस पर अमल न करना, इस पर सबसे बड़ी समस्या होती है। फिर सुझाव हम देखेंगे और कुछ निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा ये कंप्लीट आपका ऐसे राइटिंग पर होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना पर, तो प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि प्रस्तावना को हम किन किन रूपों में लिख सकते हैं। अगर देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार से हमेशा बताता हूं कि इन 5 प्रकार से आप कहानी के माध्यम से लिख सकते हैं, कविता के माध्यम से लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लिख सकते हैं, साथ ही प्रश्नोत्तरी के बाद जो है तथ्यात्मक लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं। और अब देखिए कविता के माध्यम से अगर हम बात करें तो किसी कवि का नाम तो मुझे नहीं याद है, एक कविता है कि पानी पानी हो गया देश मेरा, पानी की इन बूंदों से, मेरे देश की नदियां भर गई हैं नीरों की इन बूंदों से। नीरो नीरो जो बांसुरी बजा रहा था, रो रहा था, वही नीरों, नीर 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 का मतलब यहां पर क्या है, जल ही होता है। तो आंसू जो नीर है, नीरों की इन बूंदों से यानी कि रोते रोते, ठीक है ना। कोई हमें बतलाता है जलवायु बदलती है ओजोन के इन छिद्रों से,
ग्लेशियर विलुप्त होते हैं, इंसान के इन कृत्यों से पानी पानी हो गया है, देश मेरा पानी की इन बूंदों से, और मेरे देश की नदियां भर गई हैं नीरों की इन बूंदों से। यानी नीर यानी जल, ठीक है ना, नीरो रो रहा है वो वाला नीरो नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि बड़ी ही मार्मिक कविता है। अगर आप इसको धूप बदलती है या धूप बदलती है पखवाड़ों में, सूरज की इन किरणों से बेमौसम बारिश होती है हमारे घर की गलियों में। आज हम देख रहे हैं ना, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं बाढ़ आ जा रही है, दिल्ली में बिन बरसात बाढ़ आ जा रही है। पानी पानी हो गया है देश मेरा पानी की बूंदों से, मेरे देश की नदियां भर गई हैं नीरों की इन बूंदों से। सूरज उदय होता है और सिहरता है प्रकृति की गलियों में, सूरज की व्यवस्था देखी पराबैंगनी किरणों से, पानी पानी हो गया है देश मेरा इन बूंदों से, पानी पानी हो गया है देश मेरा इन बूंदों से, मेरे देश की नदियां भर गई हैं नीरों की इन बूंदों से। और एक अंतिम लाइन है इसकी, साइंस मैथ्स भूल जाओगे भूगोल के अंधेरे में, अभी सुधर जाओ वरना नीर न होगा नैनों में, पानी पानी हो गया है देश मेरा पानी की इन बूंदों से, नीरों की इन बूंदों से, मेरे देश की नदियां भर गई हैं नीरों की इन बूंदों से। तो ये कविता है, इस कविता से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें देखिए क्लाइमेट चेंज आपको दिखाना है, खाद्यान्न समस्या दिखानी है, जो जल भराव है वो दिखाना है। आप देखेंगे ग्लेशियर पिघलने की एक बड़ी समस्या ऐसी आएगी कि आपके बहुत सारे विश्व के ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको डूबना पड़ेगा। डेनमार्क अपना अलग देश ही बना रहा है, आइलैंड जो किनारे के देश हैं उनको अंदर बसाने के लिए अलग जो है आइलैंड ही बना रहा है, जिसके मॉडल पे भारत में भी उसके तमिलनाडु के पास कुछ कार्यक्रम चलने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये दोस्तों, ये कविता से आप कहानी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर जलवायु परिवर्तन क्या है, तो जलवायु परिवर्तन को बताने से पहले हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन क्लाइमेट, यानी कि आपको जलवायु की भी परिभाषा देनी चाहिए, ठीक है ना। जलवायु क्या होती है, और जलवायु में थोड़ा भी परिवर्तन, ठीक है, जलवायु में थोड़ा भी परिवर्तन यानी कि 100 सालों में, ठीक है ना, 100 वर्षों में 1 डिग्री भी परिवर्तन अगर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो भी ये बड़ा परिवर्तन माना जाता है। और इसी को हमें बताना है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है हमारे लिए एक समस्या क्रिएट करता है। और इसको इंग्लिश में भी आप चाहें तो हिंदी में भी, अगर जिस भी भाषा में आप निबंध लिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। सामान्यतः औसत मौसमी दशाओं में बदलाव को क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। देखने में बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। इसका इंपैक्ट इतना गहरा होता है कि आप सोच नहीं सकते कि भारत ने जो है भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है इससे परेशान है। इस पर विभिन्न स्तर पर जो है कार्य किए जा रहे हैं इसके बचाव के लिए, ठीक है ना। फिर हम जलवायु परिवर्तन के कारणों में आते हैं, ठीक है ना। इस निबंध को मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपके सामने आ जाए, सारी चीजें आप लोग एक बार समझ लें, और इस पर लिख करके जितने भी लोग एडमिशन लिए हैं वो इसको लिख करके जरूर दिखाएंगे। जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वह 880291 या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, 3517 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल मेरे से ले सकते हैं। क्या है, मात्र 1050 फीस है, जिसमें आपको लगभग 45 प्लस निबंध मिलेंगे। मात्र 1050 रुपए में आपको निबंध की पूरी श्रृंखला मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, ऐसे फ्रेमिंग के साथ साथ जो है पूरा निबंध भी मिलेगा। तो आप यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है ना। प्राकृतिक कारण है, मैंने जैसे कि बताया था कि कारणों में 2 कारण है, मानवीय या मानव जनित कारण जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में देखिए, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्वालामुखी से 3 प्रकार की गैसें निकलती हैं, आपको पता है। मुख्यतः जो सर्वाधिक जो होती हैं वो CO2 है, SO2 है और जलवाष्प है, ठीक है ना। अब ये बहुत भारी मात्रा में 1816 के आसपास जो है यूरोप में बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ था, ठंड ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको मेरे ख्याल से उसको आइस एज के या कुछ ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। उसका एक बड़ा कारण क्या था कि इंडोनेशिया आदि जैसे कुछ जगहों पर भयंकर रूप से
विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो सूर्य से आने वाली किरणों को रोक लेंगे, ठीक है ना, वहीं पर पहले ही रोक लेंगे। और लेकिन ये गर्मी ज्यादा करते हैं, यानी कि तापमान तो गिरेगा, तापमान पूरे वायुमंडल का गिर सकता है, लेकिन ये जो क्या कर देंगे, अगर प्रदूषण ज्यादा है, इसीलिए जब आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का भी काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इस प्रकार से उसको ट्रैप कर लेगी, तो एक दूसरे तरीके से बढ़ेगा भी। जलवाष्प भी है इसमें, ठीक है ना। पृथ्वी का झुकाव, आपको पता है कि पृथ्वी के झुकाव में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी माना जा रहा है कि वह धीरे धीरे झुक रही है, यानी कि 24 डिग्री से ज्यादा हो चुकी है, 23.5 डिग्री हमारा ऑन एवरेज निकालते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। लेकिन हमारे ऋतुओं में परिवर्तन जो है पृथ्वी के झुकाव से ही होता है, इसलिए पृथ्वी का झुकाव भी एक बड़ा कारण है। महाद्वीपीय संवहन, यानी कि आपको पता है कि हमारा कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो है वह जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है उसके अनुसार जो है हमारी प्लेटें जो है अभी भी चल रही हैं, प्लेटें गतिमान हैं और एक दूसरे से टकरा करके इधर उधर की क्रियाएं करती रहती हैं, जिसके कारण जो है आपको पता ही है कि भूकंप, ज्वालामुखी आदि आते रहते हैं। हिमालय की गति आप देखेंगे, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो टकरा रही है उससे क्या है, हिमालय की अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय का अभी भी लंबाई बढ़ रही है, तो ये एक कारण है। समुद्री जलधाराओं के बारे में आपको पता ही कि विश्व में जो भी समुद्री जलधाराएं हैं, एल नीनो, ला नीना का प्रभाव आप देख सकते हैं किस प्रकार से पड़ता है। साथ ही हमारे जो है कनारी है, बेंगुएला है, ऐसी जलधाराएं हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। पास के जो पश्चिमी किनारों पर देश पाए जाते हैं उनमें जो है मरुस्थलीय प्रभाव जो है ठंडी जलधाराओं के कारण होता है। वहीं गर्म जलधाराएं क्या करती हैं कि हमें बहुत सारे परिवर्तन लाती हैं, तो इनका भी एक, ये तो प्राकृतिक कारण है, इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना। इसमें हम बदलाव नहीं ला सकते क्योंकि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसे हमें झेलना ही है। लेकिन बड़ा बदलाव आ रहा है मानवीय कारणों से, जो वो सबसे बड़े कारण हैं, उन कारणों को मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे कि शहरीकरण है, दूसरा औद्योगिकरण है, तीसरा वनोन्मूलन है, चौथा कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है। अब देखिए यहां पर और भी हैं, जैसे औद्योगिकरण में आप जाएंगे, औद्योगिकरण में आप देखेंगे कि जिस चीज का हम फ्रिज, कूलर, एसी की कंपनियां जो हैं खुली हैं, वो किस प्रकार के गैसों का प्रयोग कर रही हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, वो अलग एक समस्या क्रिएट कर रहा है। वह क्या है, सीएफसी आदि गैसें छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकल रही हैं वहां से, वो समस्या है। फोम के गद्दे बन रहे हैं, और भी जो भी फैक्ट्रियां बन रही हैं उनमें एक समस्या, औद्योगिकरण एक बड़ी समस्या है। औद्योगिकरण से आप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें भी निकलती हैं, जहरीली गैसें हैं जो समस्या क्रिएट करती है। शहरीकरण से क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वनोन्मूलन बहुत तेजी से हो रहा है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो अब आज आप देख रहे हैं कि 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है, गांव में ये स्थिति है कि लोगों को लू लग जा रही है और लोगों की डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये समस्या बहुत एक विकराल समस्या लेकर आई है। कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है वो क्या कर रहा है, वह हमारे जल स्तर को दूषित कर रहा है, जिससे क्या है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है फूड हैबिट में। हम देखते हैं ना, एक्युमुलेशन की जो थ्योरी देखते हैं, बायो रेमेडिएशन आदि जो है उसमें देखने को मिलता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, तो उससे बहुत खतरनाक गैसेज निकलती हैं। अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं ये देखना है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ईंधन के प्रयोग से ही ट्रांसपोर्टेशन में हम भयंकर ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही खाद्यान्न उत्पादन, बिजली उत्पादन भी एक बड़ी समस्या है, कोल और फॉसिल फ्यूल के उत्पादन से हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। अत्यधिक उपभोग यानी कि कंजम्पशन भी एक बड़ी समस्या है, कि जो हम संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका उपभोग कर रहे हैं, चाहे वह ज्यादा बड़ा घर बनाना हो, कंक्रीट के जंगल बनाना हो और अन्य चीजें हो, ये हो। ओजोन परत का क्षरण होना एक बड़ी समस्या है। ओजोन का परत जो है, इन सभी कारणों से जो गैसेज निकलती हैं उनके द्वारा ओजोन छिद्र बढ़ रहा है, इस वजह से जो है हमारे पास इंफ्रारेड ज्यादा आ गई। तो ये सारे कारण हैं, इन कारणों को आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे कि इसके प्रभाव कहां कहां पड़ेंगे। अगर ये जलवायु परिवर्तन होता है तो इसके प्रभाव कहां कहां पड़ सकते हैं, तो इन प्रभावों को बहुत आसानी से, अब देखिए सब पर जो है आप एक एक दो दो पैरा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लिखना कितना है, यह डिपेंड करेगा कि आपकी शब्द सीमा कितनी है। शब्द सीमा के माध्यम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कितना कहीं कम और कहीं अधिक। अगर हम प्रभाव देखेंगे तो समुद्र के जल स्तर का बढ़ना ये सबसे बड़ा प्रभाव है। अब ये जल स्तर जो बढ़ता है, तो आपको पता है ग्लेशियर पिघलेगा, जल स्तर बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो किनारे के लोग हैं
वो क्या होंगे, विस्थापित होंगे, किसी अन्य जगह जाएंगे, तो उनको कौन कहाँ रखेगा, ये बड़ी समस्या, एक भारी समस्या होकर के आएगी। तापमान बढ़ेगा, तापमान कैसे बढ़ेगा दोस्तों, आपको पता है कि ओजोन छिद्र बढ़ेगा तो हमारे पास सीधे इंफ्रारेड आएगी, और साथ ही जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मतलब सांद्रण बढ़ जाता है, मीथेन का सांद्रण बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा कि हम जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण होंगे। जैव विविधता पर दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से प्रभावित होगी, ठीक है ना, जहां वर्षा होनी थी वहां नहीं होगी, जहां सूखा वहां सूखा पड़ेगा, सूखा कभी भी पड़ जाएगा, किसी भी क्षेत्र में पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो ये हमारे पशु पक्षी पौधे सभी इससे प्रभावित होंगे। कृषि उत्पादन में बदलाव होगा। अब माना जाता है कि दक्षिण एशिया और एशिया में कृषि उत्पादन में खास करके धान की खेती में और ऐसे जो मॉइस्चर वाले हैं, बाजरा है आदि है, उनमें जो है काफी वृद्धि होगी, लेकिन गेहूं आदि जो शीत वाले फसल हैं उनमें बहुत कमी होगी। वहीं अमेरिका में सभी फसलों में गिराव होगा, यानी कि खाद्यान्न एक बड़ी समस्या बन जाएगी। पांचवा है मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि ह्यूमन जो है वो एक क्लाइमेट के लिए अभ्यस्त होता है। अभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि कभी गर्मी ज्यादा हो गई, ठंडी कम है, अभी गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, ज्यादातर जो है गर्मी का ही मौसम देखने को मिल रहा है। ठंडी का जो है मौसम 2 ही महीने 2.5 महीने रह रहा है, नहीं तो 3 से 4 महीने ठंड होती थी। तो उससे जो है फूड हैबिट बदलती है, फूड हैबिट से मनुष्य की जो है काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है, तो इससे बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे हाइपरटेंशन, बीपी और इन सब जो बीमारियां हैं उनका देखने को मिलेगा। वहीं महामारी और बीमारियां होंगी, बहुत सारी महामारी हैं, फ्लूज हैं आदि फैलेंगे, चूंकि तापमान में वृद्धि होगी, मॉइस्चर बढ़ेगा, मच्छर जनित बीमारियां बढ़ेंगी, अन्य बीमारियां महामारी की तरह बढ़ेंगी, बाढ़, सूखा और चक्रवात में वृद्धि होगी, खाद्यान्न समस्या एक बड़ी समस्या होगी। दोस्तों अभी फूड को प्रोडक्शन को लेकर के हम चाहे जीएम फूड अपना लें, चाहे किसी भी प्रकार से कितनी भी वृद्धि कर लें, लेकिन जनसंख्या की जो गति 8 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है उसको हम आसानी से रोक नहीं सकते, और भूखी जनसंख्या हम बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं। खाद्यान्न एक समस्या है। एसडीजी गोल्स नंबर जो है, जीरो हंगर जो गोल नंबर 1 है, उसी को दूर करना हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। पलायन की समस्या, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एक पलायन की समस्या आएगी। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि संसाधनों पर कब्जा को लेकर के आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन क्या करेंगे, एक दूसरे के देशों पर कब्जा, संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, या देश जैसे चीन आदि देश जो है वो आक्रामक नीति के आधार पर क्या करेंगे। अब वहां से लोग भाग करके यूरोप गए, यूरोप में आपने देखा फ्रांस में क्या हाल हुआ, एक छोटी सी घटना को लेकर के दंगे हो गए। तो मानवीय जो मौलिक जो नैतिक मूल्यों का ह्रास भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। लोग, एक लिली करके मूवी है हॉलीवुड की, आप देखेंगे उसमें जिसमें दिखाया गया है कि पानी खत्म हो गया है, अफ्रीका की कहानी है वहां पर। जैसे कि आपने देखा कि डरबन एकमात्र विश्व का पहला ऐसा शहर है जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल पूरी तरीके से समाप्त कर हो गया है, वैसे हमारे चेन्नई का भी हाल हो गया है। तो गरीबी, भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ेगी। 11 नंबर पर क्या है कि संसाधनों के लिए युद्ध होगा, ठीक है ना, मानवीय संघर्ष होंगे 12 नंबर पर। 13 नंबर पर जो है अनैतिकता में वृद्धि होगी, उसी को हम कह सकते हैं नैतिक मूल्यों में ह्रास होगा। हम पहले अपनी भूख को शांत करेंगे, फिर जो है आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे, यानी कि सतत विकास की अवधारणा बाधित होगी। तो ये हमारा प्रभाव देखने को मिलेगा, ये सारे। अब इस प्रभाव के बाद दोस्तों कुछ हम उपाय देखते हैं, तो ऊर्जा के क्षेत्र में अलग देखेंगे। अगर इसको हम बात करें तो हम कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम जैसे हम देखते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है, हम रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, और उससे पहले जो है विश्व स्तर पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अभी हम दे सकते हैं एक और कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब ये 2023 का है, ठीक है ना, इसमें भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना, 2023, ठीक है ना। भारत कितने स्थान पर है, 8वें पर। इससे पहले कब कौन था, 2022 में, 2022 में था 10वें पर, ठीक है ना। तो इसका एक लाभ मिलेगा, ठीक है ना, कि हमने, भारत जो है इसके लिए प्रयास कर रहा है। अगर इसमें अन्य देशों की बात करें
ठीक है ना, 2 स्थानों की छलांग लगा करके भारत एक है। जलवायु परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला टॉप 5 देशों में आ गया है। अब ये टॉप 5 आप कैसे बोलोगे कि जब 8वां स्थान है तो ये टॉप 5 में कैसे है? दोस्तों प्रथम 3 स्थान पर जो है कोई रैंकिंग नहीं हुई है, प्रथम 3 पर रैंकिंग नहीं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि तो आपको पता ही है कि फिर 5वें नंबर पर भारत ही आएगा, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अगर हम बात करें 2023 के, तो G20 देशों में सबसे 1 नंबर पर है भारत। जलवायु परिवर्तन के नीतियों की अगर हम बात करें तो ये 59 देशों और यूरोपीय संघ का आकलन करते हुए इसे जो है कुछ संगठन हैं जैसे कि G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का है। जर्मनी की एक संस्था है जर्मन वॉच, ठीक है ना, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, इसको जारी किया है। जर्मन वॉच, ये सब आप लिखें चाहे ना लिखें, एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि एक एक चीज डिटेल में लिखेंगे, ठीक है ना। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ये किया गया है, जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये इसको भी हम दिखा देंगे कि भाई सीपीआई 2013 जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है भारत का, उसमें 2 स्थानों की छलांग हुई है। अगर आप बात करें कि इस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क, स्वीडन और चिली, ठीक है ना, डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को बस भारत से आगे हैं। डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को, ठीक है ना। और ये भी बहुत छोटे देश हैं। अगर बड़े देशों में देखेंगे तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है ना। विकसित या विकासशील बड़े देशों में हम बात करें तो छोटे देशों में ये सिर्फ पीछे है, यानी कि भारत जो है अपना टॉप पर स्थिति बनाया हुआ है क्लाइमेट परफॉर्मेंस पर। वहीं हम बात करें तो वैश्विक लेवल पे एक और कार्य हो रहा है, जैसे कि आईपीसीसी। अब देखिए पूरे डिटेल में हम नई चीजों पर डिटेल करेंगे क्योंकि बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, इस हिंट के माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आईपीसीसी का उद्देश्य क्या है कि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव को भविष्य के संशोधित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के लिए एक नीति बनाना, ठीक है, नीति निर्माताओं द्वारा एक रणनीति का निर्धारण करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आईपीसीसी जो है इसको, आईपीसीसी का क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारीय पैनल, ये होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल। अगर आईपीसीसी नहीं समझ पा रहे हैं आप, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, आईपीसीसी आप समझ गए होंगे। ये पहला है। दूसरा यह है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात की गई थी, कॉप 21 की आप बात करेंगे जो कि पेरिस है, एंड अब कॉप जो है चाहे तो 26 ग्लासगो की भी बात कर लेंगे और 27 शर्मल शेख, ठीक है ना, शर्मल शेख, इनकी भी बात कर लेंगे। ये मिस्र में अभी जो 27 वाला हुआ है, 26 में, चूंकि 26 की बात इसलिए हमें करनी है क्योंकि यहां पर भारत की जो है अपनी एक अलग रणनीति बनाया है भारत ने, जिसको हम क्या कहेंगे, पंचामृत रणनीति, उसके बारे में भी हमें अभी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन जो है, जो फ्रेमवर्क है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन जो है, यूएनएफसीसी के भी बारे में, आईपीसीसी के बाद यूएनएफसीसी, इसकी भी बात आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमने देखा कि और भी कुछ मुद्दे हैं जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल है, वो भी इस पर बात करता है। अब इसको डिटेल में नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। ये जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए माना जाता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसों के लिए मेन रूप से है ये, एनेक्स 1 में इसका उदाहरण किया गया, कई बार आपसे पूछा भी गया है परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो उसमें उसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन पर और भी कार्य किए गए हैं, ठीक है ना। एक भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें निकलती हैं, इंडिया किस तरीके से इस पे कार्यरत है, तो इसमें भारत की तरफ से एक आया था
क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, नेशनल एक्शन, ठीक है ना, एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ऑन नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको लिख देते हैं, इतना समझ जाइएगा। ये 2008 में बना था, ठीक है। उस समय मनमोहन जी थे सरकार में। उसमें ढेर सारे 8 जो है, 8 के नाम अगर आप याद आए तो, जैसे कि हमारा सोलर मिशन है, सरकार की विभिन्न एजेंसियां, वैज्ञानिक, उद्योगों आदि को मिला करके इसको क्या किया गया था कि इससे शामिल किया गया था कि भाई 8 मिशन हमारे रहेंगे, खास करके ऐसी चीजें जैसे कि राष्ट्रीय सोलर मिशन, हर जगह राष्ट्रीय आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप जो है इसको, जैसे ये राष्ट्रीय सोलर मिशन हो गया पहला। दूसरा आपका क्या हो जाएगा कि विकसित और ऊर्जा दक्षता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है ना, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप कई और भी हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हिमालय परिस्थिति के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी, आपके टूरिज्म के लिए भारत के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी, हरित भारत के लिए कृषि हेतु राष्ट्रीय योजना। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यहीं से निकला था, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम ये 8 योजनाएं, याद आ जाएगा तो ठीक है लिख दीजिएगा, नहीं तो यही एक्शन प्लान ही कब आया था, ये 2008 में आया था। उसके बाद हम राष्ट्रीय सौर मिशन के, सोलर मिशन के बाद जो है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और का हमने काम किया आईएसए, ठीक है ना, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कब, मोदी जी और इमैनुअल फ्रैंकलिन द्वारा जो है 2015 में पेरिस कन्वेंशन के बाद। और उसके बाद हम पंचामृत रणनीति। अब पंचामृत रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको। कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम इसको अगर देखेंगे, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कुछ लिखना हो तो भारत इसका जो है ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भारत में इसका मुख्यालय जो है हमारे गुरुग्राम में है। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान जो है इसकी गठन हुआ था। 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है 2030 तक इसमें करना था। तो ये जो है हमारा अभी लगभग 450 मेगावाट का जो है वो हो गया है। अब देखिए जो हमारा पंचामृत है, वो पंचामृत में पहला क्या है कि 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट करना। तो इसमें 2030 के कुछ टारगेट रखे गए हैं, 2045 के कुछ टारगेट रखे गए हैं, 2070 तक जो है एक नेट जीरो एमिशन, ठीक है ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है इसकी बात की गई है, ठीक है ना। 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेंगे। वहीं 2030 तक जो है भारत अपनी क्या करेगा, अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% घटाएगा, और सबसे अंतिम जो है 2070 तक जो है हम नेट कार्बन एमिशन यानी नेट जीरो का लक्ष्य जो है हम प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि भारत इन सब क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। लेकिन अब इसमें हम कुछ सुझाव देंगे। सुझाव में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अवेयरनेस, ठीक है ना। और इसमें जो है जो हमारे विकसित देश हैं यानी कि डेवलप कंट्रीज हैं, उनको ज्यादा सक्रिय होना होगा। लेकिन व्हाट अबाउट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज, इनकी समस्या ये है कि जैसे हम जो है कार्बन उत्सर्जन तो अभी शुरू ही किए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जो है अभी बहुत छोटे लेवल पर ये चीजें चल रही हैं, लेकिन विकसित देश अपना सारा उत्सर्जन कर चुके हैं। तो ये इनको पैसा दें, इस पर भी बात चल रही है, ठीक है ना। अवेयरनेस फैलाया जाए, साथ ही साथ जो है हम जो लाइफ स्टाइल है उसको वेस्टर्न सोसाइटी में जो क्या है बाजारवाद है उसको कम करके हम भारतीय आध्यात्मवाद की तरह से, भारतीय आध्यात्मवाद। अब आध्यात्मवाद क्या है,
आध्यात्मवाद की तरह जो है, जैसे कि हम पेड़ों की पूजा करते थे, हम वो सब चीजें आडंबर भरने लगे। लोग आपको ऑर्थोडॉक्स भले बोलेंगे, लेकिन वह नेचर के हित में थी। हम गंगा की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसको ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के रूप में चिन्हित करते हैं, लेकिन आज पूरा विश्व कहाँ है? हम देख रहे हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम पेड़ों की पूजा करते थे, हम जो है वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, इसको काटते नहीं थे। तो ये अवेयरनेस फैलाने से अगर उसको धर्म से जोड़ दिया गया, तो हमारे पुरखों ज्यादा हमसे समझदार थे। उनको पता था कि लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इसलिए इसको धर्म से जोड़ दो। तो पीपल का पेड़ काटा ही नहीं जाता था, क्योंकि पीपल की लकड़ी कभी जलाई ही नहीं जाती थी। अब आज इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के लोग आ गए हैं, इन पेड़ों को काट के यूज कर रहे हैं। इवन हिंदू धर्म के भी लोग, बहुत सारे लोग जो है, इससे डर खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमरवाद उसको खरीद के बेच दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो हम अपने वेस्टर्न का जो हमारा डेवलपमेंट है। विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि अगर हमारा पूर्व का आध्यात्म और पश्चिम का विकास एक साथ मिल जाए, तो दुनिया का विकास बहुत तेजी से और बहुत संतुलित ढंग में संभव है। इसको लिख करके इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ ये सारी चीजें जो है आप क्या कर सकते हैं, गांधी जी के कोटेशन, विवेकानंद जी के कोटेशन, दो तीन कोटेशन जो है आप, कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। ये गांधी जी का स्टेटमेंट आप दे दीजिएगा। विवेकानंद जी का स्टेटमेंट वही है। इनके बारे में अब ये दोनों स्टेटमेंट आप कहां कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे कोटेशन हैं, उन कोटेशन के माध्यम से आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट भी हमारी डेवलप हो गई है इस क्लाइमेट एक्शन, जैसे कि मैंने निबंध कैसे लिखें, कैसे तैयारी करें, उस पर हमारी वेबसाइट www.abhiyan-civil-services पर आप चले जाएंगे। एक बार मैं दिखा देता हूं, तो वहां से आप क्या कर लेंगे कि यहां पर मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। अभियान सिविल सर्विसेज, अब इस पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे इधर उधर की चीजें, क्योंकि नई वेबसाइट है, अभी रैंक में नहीं आएगी। तो इसको आप क्या करेंगे कि इमेज में चले जाएंगे। इमेज में हमारी दूसरी इमेज जैसे ही जाएंगे आप, देखिए पहली इमेज हमारी आती है प्ले स्टोर वाले की, ऐप की, ठीक है ना। उसके बाद हम जैसे ही आप तीसरी इमेज पर जाएंगे, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यूट्यूब है, फेसबुक है, और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है, जैसे नीचे लिखा होगा, या नहीं दिखा रहा क्या? अच्छा, ये डबल ए कर दीजिए यहाँ पर। डबल ए जैसे ही करेंगे तो ये वाला जो लोगो दिखेगा, तीसरा नंबर का लोगो, यही हमारी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो इस वेबसाइट पे आप ढेर सारे, जैसे डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं यहीं पर। यहाँ पर जो है आप विभिन्न प्रकार के जो है उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि ये आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो ये येलो में यहाँ पर इस पे लिखा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये कोई न्यूज़ है, ठीक है ना। आज सीयूईटी का रिजल्ट आया है, तो उस पर आप जा करके ये देख सकते हैं कि रिजल्ट में क्या है, किस तरीके से। डेली आंसर राइटिंग के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में एक एसे राइटिंग का एक कॉलम है, उसमें आप जाएंगे तो एसे राइटिंग में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगा कि इससे में क्या क्या आपको करना है, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी मिलेगी। तो इसको पहले एक बार जरूर सभी लोग पढ़ लें, ठीक है ना। इसको जो है आप एक बार जरूर पढ़ लें, जैसे कि इसमें क्या क्या बात की गई है। तो इसमें बात की गई है यूपीपीएससी निबंध सिलेबस आपको बताया गया है, बिल्कुल जीरो से निबंध कैसे लिखें ये बताया गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना लेखन, प्रस्तावना की विशेषताएं, निबंध की मुख्य विस्तार कैसे करें, ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई हैं। तो आप इसको देख करके बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी इसका इंजॉय कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग का एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये
कुल टोटल जो है 11 भाग में इसको बताया गया है। इसको आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य चीजें भी हैं, आप उसको जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और यहीं पर जो है आप हमारे प्ले स्टोर पर जा करके, जैसे कि आपने यहां पर सर्च किया था, यहां पर जैसे ही आपने सर्च किया था, उस सर्च में जा करके प्ले स्टोर आपका पहले पे ही हमारा आ जाता है। आपको सर्च कैसे करना है समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं कि आप गूगल पे ये डालेंगे अभियान सिविल सर्विसेज, ठीक है ना, अभियान सिविल सर्विसेज, डबल ए कर लीजिएगा, ये चूंकि बार बार सर्च किया गया होगा। अभियान सिविल सर्विसेज डबल ए वाला, ठीक है ना, डबल ए करेंगे सर्च तो आपको इधर तो दिख मिलेगा, लेकिन थोड़ा नीचे मिलेगा, तो उस पर नहीं जाना है आपको, इमेजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये पहला आ जाता है ऐप आपका, ठीक है ना। तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिस पर बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है ना। इसमें पूरे कोर्स आदि भी इसमें आपको शेयर किए गए हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।